तो सेक्शन 5 का वीडियो तो हमने अपलोड कर दिया है, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। तो सेक्शन 6 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चलिए हम लोग आज सेक्शन 6 पढ़ते हैं। सेक्शन 6 क्या बताता है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 क्या बताता है कि प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 6 बताता है कौन कौन से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, लेकिन ये जो जनरल स्टेटमेंट है इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वही सेक्शन 6 बताएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एक्सेप्ट मतलब किन किन प्रॉपर्टी को छोड़ के, एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट मतलब कि इस एक्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता ऐसा बोला गया है वो प्रॉपर्टी, और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मतलब कि किसी और कानून के अंदर अगर बताया गया है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है तो इन सब प्रॉपर्टियों को छोड़कर सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। अब क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 6 क्या बताता है, द चांस ऑफ एन हेयर अपैरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, मतलब जो लीगल हेयर है, ये जो जिसका लीगल हेयर है, समझ लीजिए कि ए है और ए का सन है, तो ए का और कोई नहीं है, तो ए के डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसको जाएगा, ए के सन को जाएगा। तो ये जो एक्सपेक्टेंसी है ऑफ ए सन की जो एक्सपेक्टेंसी है ऑफ गेटिंग दैट प्रॉपर्टी आफ्टर एज डेथ, ये जो क्या कहते हैं चांस है, द चांस ऑफ एन हेयर अपैरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, ये जो चांस है इस चांस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक ए जिंदा है, ए के ज़िंदा रहने के वक्त अगर ए का सन सोचे कि उसके मरने के बाद तो प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगा, तो पहले ही मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ और कंसिडरेशन मनी हम ले लेते हैं, और जो व्यक्ति ये कंसिडरेशन मनी पे करेगा वो ए के मरने के बाद प्रॉपर्टी जब मेरे पास आएगा तब प्रॉपर्टी डायरेक्ट वो ले सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये जो चांस ऑफ एन हेयर अपैरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, इस पूरे क्लॉज के पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे। और क्या है, द चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किंसमैन, बिल्कुल एक ही तरीके का, एक ही नेचर का फर्स्ट क्लॉज के जैसा ही है कि द चांस ऑफ अ रिलेशन मतलब कोई भी संपर्क जिससे किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी के मरने के बाद, मतलब ये डेथ ऑफ ए किंसमैन, किसी बुजुर्ग के मरने के बाद प्रॉपर्टी उसको मिलेगा, ये जो चांस है, ये चांस और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और इस तरीके का कोई भी चांस और एक्सपेक्टेंसी ऑफ गेटिंग दैट प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ ए किंसमैन और द सक्सेसर, ये जो एक्सपेक्टेंसी है और चांस है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब तक वो आदमी और किंसमैन और सक्सेसर ज़िंदा है, उसके ज़िंदा रहते वक्त वो मरने से पहले ये प्रॉपर्टी का विल कर सकता है इस प्रॉपर्टी को लेके, या वो अपना प्रॉपर्टी किसी और को डोनेट कर सकता है, किसी और को सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये जो चांस ऑफ एन हेयर अपैरेंट है, ये चांस तो उतना मजबूत, इसको मिलेगा ही ऐसा तो कुछ नहीं है, मिल सकता है। जब प्रॉपर्टी मिलेगा ही तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन जब इट इज़ ओनली मेयर ए चांस, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसीलिए इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि डेथ से पहले उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से जो सक्सेसर है और जो किंसमैन है वो किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, इसीलिए ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। बी क्या कहता है, मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। तो पहले क्या होता है कि मेयर राइट ऑफ री एंट्री मतलब किसी घटना के घटने के बाद, अब देखिए एक लीज़ क्रिएट होता है, तो लीज़ में जो लैंडलॉर्ड है और जो लीज़ी है, इन दोनों के बीच में कंडीशन ये दिया जाता है। लीज़ एग्रीमेंट में कंडीशन ये रहता है कि अगर लीज़ी
उस प्रॉपर्टी के ऊपर से मतलब उस प्रॉपर्टी में से कोई पेड़ समझ लीजिए काट के अगर बेचता है और पेड़ को काटता है, तो उस पेड़ को जब भी वो लीज ही काटेगा तभी वो लीज टर्मिनेट कर जाएगा और लैंडलॉर्ड री एंटर कर जाएगा। अब ये जो री एंट्री करने का जो राइट है ये सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास ही है। मतलब ए मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन सब्सिक्वेंट, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब ये जो पेड़ काटने वाला क्लॉज है ये इसका अगर जो वायलेशन होता है तो री एंट्री कौन करेगा? लैंडलॉर्ड कर जाएगा। अब ये बता रहा है कि कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसको ये जो मेयर राइट ऑफ री एंट्री, सिर्फ ये री एंट्री करने का जो राइट है इसको अलग से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता टू एनीवन, किसी को भी, एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। मतलब ये जो एक्सेप्शन क्या बताता है, अगर कोई पूरा का पूरा प्रॉपर्टी लीज रहते, समझ लीजिए लैंडलॉर्ड ए लैंडलॉर्ड है, बी को लीज दिया है और उसमें क्लॉज है अगर बी कोई पेड़ काटता है तो लैंडलॉर्ड एंटर कर जाएगा और लीज टर्मिनेट हो जाएगा। अब बी का लीज चलते वक्त ही ए सोचता है और ये क्या करता है, सी को पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बेच देता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी सी ने खरीद लिया है, ये लीज बी का जो लीज है वो रहते वक्त ही खरीद लिया है। अब अगर बी कोई पेड़ काटता है उस प्रॉपर्टी पर तो ही सी एंटर कर पाएगा, लेकिन ए सिर्फ री एंट्री करने का राइट सी को नहीं बेच सकता। अगर उसे ये री एंट्री करने का राइट किसी को देना है तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी उसको दे देना पड़ेगा, मतलब बेचना होगा या गिफ्ट करना होगा, कुछ भी करना होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं दिया तो सिर्फ री एंट्री करने का राइट किसी को नहीं दे सकता। यही बी में बताया गया। सी क्या बताता है, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। अब ये जो ईजमेंटरी राइट है, ईजमेंटरी राइट क्या होता है? ईजमेंटरी राइट वो होता है, समझ लीजिए कि राइट टू एन्जॉय ए वे। मतलब ईजमेंट में क्या होता है, दोनों हेरिटेज होते हैं, एक सर्विएंट हेरिटेज होता है, एक डोमिनेंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज कौन सा होता है? डोमिनेंट हेरिटेज वो होता है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है। और सर्विएंट हेरिटेज कौन सा होता है? जिस प्रॉपर्टी के फ़ायदे के लिए ये राइट यूज़ किया जा रहा है। तो ये है डोमिनेंट एंड सर्विएंट। तो यही यहाँ पर ये बताया गया कि एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंट हेरिटेज जिसकी वजह से ये राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है, ये अगर ट्रांसफ़र ना हो, बिल्कुल बी की तरह ही है। मतलब कि ये जो इजमेंटरी राइट है ये प्रॉपर्टी के साथ इतना अटैच्ड है कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए डोमिनेंट हेरिटेज अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो इजमेंटरी राइट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि ए का एक प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर से बी जो है, जो डोमिनेंट बी का एक प्रॉपर्टी है, दोनों पास पास है, लेकिन ए के प्रॉपर्टी के ऊपर से बी का एक बहुत दिनों से जाता हुआ एक वे है, एक रोड है। ठीक है, तो उस ए के प्रॉपर्टी के ऊपर से बी पैदल आता जाता रहा है, पुरखों से आता जाता रहा है। तो ये जो पुरखों से आने जाने वाली जो राइट है ये एक इजमेंटरी राइट है। ये इसमें डोमिनेंट कौन सा है? बी डोमिनेंट हेरिटेज है, क्योंकि बी ए के प्रॉपर्टी ऊपर डोमिनेट कर रहा है। और ए सर्विएंट हेरिटेज है, क्योंकि इस ए के ऊपर डोमिनेशन हो रहा है, इसलिए ए सर्विएंट हेरिटेज है। अब ये जो राइट ऑफ वे है, ये राइट ऑफ वे को बी अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र बिना किए सिर्फ राइट ऑफ वे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर बी अपना प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है तो वो व्यक्ति जब इस प्रॉपर्टी पे आएगा वो बिल्कुल बी की तरह ही ए की प्रॉपर्टी के ऊपर से आता जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये जो राइट ऑफ वे है इसको अलग से किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब डी बताता है, ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एन्जॉयमेंट टू दी ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाई हिम। तो ऑल इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, अब किसी भी प्रॉपर्टी में जितने भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अगर इस नेचर में है कि उस इंटरेस्ट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है, इट्स एन्जॉयमेंट टू दी ओनर, रेस्ट्रिक्टेड इट्स एन्जॉयमेंट टू दी ओनर पर्सनली। मतलब जो ओनर है वही इस प्रॉपर्टी को एन्जॉय पूरा का पूरा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।
अरे मतलब समझ लीजिए कि एक हिंदू विडो है, एक हिंदू विडो है, उसका लाइफ इंटरेस्ट है, मतलब वो जब तक ज़िंदा रहेगी तब तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू दी ओरिजिनल सोर्स। मतलब कि समझ लीजिए कि मैट्रिमोनियल हाउस का प्रॉपर्टी है, हस्बैंड के बाद उस वो रह रही है, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी क्या होगा मैट्रिमोनियल हाउस के मतलब कि जॉइंट फैमिली में रिवर्ट बैक कर जाएगा। तब ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स एन्जॉयमेंट टू दी ओनर पर्सनली, ठीक है ना। तो इन इट्स एन्जॉयमेंट टू दी ओनर पर्सनली, तो अब ये जो एन्जॉयमेंट का जो राइट है और जो ओनर है उसका जो एन्जॉयमेंट का, सिर्फ एन्जॉयमेंट का जो राइट है वो ट्रांसफ़र कभी नहीं किया जा सकता। अब डी क्लॉज सेक्शन 6 के क्लॉज डी में क्या बताता है, ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। मतलब एक मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस, फ्यूचर मेंटेनेंस, मतलब दो मेंटेनेंस दो तरीके हो सकते हैं। एक है एक्रूड मेंटेनेंस, मतलब कि जो समझ लीजिए कि 1 साल का मेंटेनेंस है और जब हिसाब हो रहा है तब जून महीने का 1 तारीख है, तो जनवरी से मेंटेनेंस स्टार्ट हुआ है, कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का ये जो 5 महीना है, इसका जो ये जो मेंटेनेंस है ये 5 महीने का, ये एक्रूड मेंटेनेंस, मतलब कि ड्यू हो गया है, नहीं दिया गया लेकिन ड्यू हो गया है, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो, और उसके बाद मतलब कि लाइफ टाइम तक का भी जो अभी तक नहीं गया है, ड्यू नहीं बना है और जिसको पेमेंट करने का वक्त अभी नहीं आया है, ये जो मेंटेनेंस का राइट है, फ्यूचर मेंटेनेंस उसे कहते हैं, वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब देखिए इंसान जो मेंटेनेंस ले रहा है वो उतने वक्त तक जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो किसी को नहीं पता है ना, इसीलिए फ्यूचर मेंटेनेंस कभी ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता, लेकिन जो एक्रूड है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब क्या बता रहा है कि ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब ये जो अराइजिंग है मतलब कि रिकरिंग में वो आ रहा है, सिक्योर्ड अगर है फिर भी, और डिटरमाइंड मतलब पूरा का पूरा अगर हिसाब लगा ले कि ये इंसान और 20 साल जिएगा तो इतना कैलकुलेट, 20 साल 12 महीने करके 20 साल इतना अमाउंट डिटरमाइन अगर कर लिया जाता है फिर भी ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ये गया डी। अब क्लॉज ई क्या बताता है, ए मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये तो बहुत ही सिंपल है, लॉ के स्टूडेंट जितने हैं इतना तो सबको ही पता होगा कि मेयर राइट टू सू मतलब क्या है। देखिए ए राइट टू सू किसको अराइज करता है, राइट टू सू किसके पास होता है, जिसका कोई राइट वायलेशन हुआ है उसी के पास ही ना रहेगा कि राइट टू सू। अगर आपका कोई राइट वायलेशन मतलब आपके प्रॉपर्टी में कोई इलीगल मतलब कि ट्रेसपासर को आ गया, अब आके रह रहा है, तो इसको वहाँ से इविक्ट करने का जो राइट है और इसके लिए कोर्ट में जाने का जो राइट है वो किसके पास रहेगा, लैंडलॉर्ड के पास ही रहेगा, किसी दूसरे के पास तो नहीं रहेगा। अब ये जो राइट है ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। आपकी प्रॉपर्टी है, आप लैंडलॉर्ड है, आपका जो राइट टू सू है आपके पास ही रहेगा। आप अगर सोचे कि हम एक्स को ये राइट टू सू अपना बेच देते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं और एक्स जाके एक लिटिगेशन फाइल करेगा ट्रेसपासर के अगेंस्ट में और वो लिटिगेशन चलाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ हो सकता है, कब हो सकता है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी एक्स को बेच दे तब एक्स लैंडलॉर्ड के जगह में शू इन कर जाएगा, तब वो एज ए लैंडलॉर्ड उस ट्रेसपासर के खिलाफ अपना राइट एज ए लैंडलॉर्ड राइट टू सू एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन सिर्फ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब एफ क्या बताता है, ए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन द सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल। तो जनरली एक पब्लिक ऑफिस कौन सा होता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर जितना है कि एग्जीक्यूटिव के जितने हैं, ये जो पब्लिक ऑफिस है ये पब्लिक ऑफिस का जो राइट है, पब्लिक ऑफिस में बैठने का जो राइट है ये तो मतलब कि अपने क्या कहे क्वालिटी से और अपने
क्या कहे उसको, अपने 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 क्वालिफिकेशन से इसको अर्न करना पड़ता है। ये किसी को, आप अगर चाहे, आप एक आईएएस ऑफिसर है और आप ऑफिस के तीसरे दिन आपको लगा कि नहीं मैं आईएएस का नौकरी नहीं करना चाहता और किसी और को ये अपना जो राइट है आईएएस के इस ऑफिस में बैठने का, ये किसी और को ट्रांसफ़र कर देते, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन दी सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर, वो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेबल। तो ये जो सैलरी है ये पेबल होने के मतलब कि सैलरी ड्यू अगर होता है तो उसके पहले हो बाद हो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि आपका कोई, आपके बाद आपका कोई लीगल हेयर है, फैमिली है, उसको वो अगर आपका सैलरी में से कुछ, वो अलग लीगल प्रोविज़न है, लेकिन आप अपना मतलब सैलरी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जी क्या कहता है, स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल प्रिजनर्स और पेंशनर्स, सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो स्टाइपेंड्स जो अलाउड होते हैं ये मिलिट्री में जो है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जो होते हैं, और सिविल पेंशन्स ऑफ द गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है जो रिटायरमेंट के बाद सिविल पेंशनर्स बन जाते हैं, पेंशन लेते हैं अपना, और पॉलिटिकल पेंशन्स मतलब कि ये जो एमपी है, एमएलए है, विधायक जी जितने रहते हैं, इन सब लोगों का एक पेंशन होता है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से एक पेंशन इन लोगों को मिलता है। ये जो पेंशन्स और स्टाइपेंड्स वगैरह है ये कभी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब देखिए एज क्या बताता है, एज बताता है नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड। ये पहले बता रहा है नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड कब ना, वन इन सो फार एज इट इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाई। मतलब जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसके अगर इंटरेस्ट के एगेंस्ट हो जाए तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और क्या है, फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अब हम कहाँ पर पढ़ते हैं, अनलॉफुल इलीगल और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का ही सब्जेक्ट का पार्ट है। मतलब वैसे तो अलग एक्ट है, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये एवरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ऑपरेशन, आई मीन एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत ही बड़ा है, स्फीयर ऑफ ऑपरेशन बहुत ही बड़ा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के एरिया में ये जो पूरा का पूरा मार्केंटाइल सिस्टम, मतलब लेन देन की जितनी भी कारीगरी चलती है सभी आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। अब आप पार्टनरशिप एक्ट ले लीजिए, आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ले लीजिए। देखिए मुद्दे की बात समझिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी असल में होता क्या है, एक व्यक्ति किसी दूसरे को, अब इसमें लीज होता है, मॉर्टगेज होता है, गिफ्ट होता है, सेल होता है, एक्सचेंज होता है। लेकिन गिफ्ट को छोड़ के, जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं होता है, इसको छोड़ के देखिए गिफ्ट में भी कंसिडरेशन होता है। कैसा कंसिडरेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दिस इज़ ऑल्सो एक, आई मीन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको भी हम कंसिडरेशन एज ए कंसिडरेशन के तौर पर ले सकते हैं। और बाकी रहा सेल, लीज और मॉर्टगेज, इसमें सेल में क्या होता है, कंसिडरेशन मनी होता है, और लीज में क्या होता है, रेंट होता है, मॉर्टगेज में जो ये होता है वो रिटर्न देना पड़ता है। तो ये सब जो होता है, तो ये नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा गौर से आप देखिए। तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में लेन देन की प्रक्रिया चल रही है। एक्सचेंज को भी ले लीजिए आप, तो यहाँ पर दो पार्टी के बीच में लेन देन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके जो मेन प्रिंसिपल है वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना। अब जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये जो सेल डीड तैयार हो रहा है, ये भी तो एक डीड ऑफ, आई मीन एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना। सेल एग्रीमेंट आप तो कहते ही होंगे, सेल एग्रीमेंट, परचेस एग्रीमेंट, ये सब तो कहते ही होंगे। तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। एनी एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया, हम कहाँ पर थे कि फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। अब देखिए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहाँ, 23 में हम लोग बहुत पढ़े हैं कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। कोई भी
ऑब्जेक्ट जो इलीगल है, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वो सब कुछ अनलॉफुल में आ जाएगा। और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लीजिए यहाँ पर आ ही गया। और 3 क्या बताता है, टू ए पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड टू बी ट्रांसफरी। और अगर किसी भी कानून के अंदर किसी व्यक्ति को अगर कहा गया है कि ये व्यक्ति जो है किसी कैपेसिटी में, कोई भी व्यक्ति अगर जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफरी यानी कि परचेसर नहीं बन सकता, तो नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड इन दोज सिचुएशंस। अब ये कहाँ का, अब देखिए कोई लिटिगेशन, प्रॉपर्टी लिटिगेशन में, उस लिटिगेशन में इन्वॉल्व जो लॉयर्स है, जो जजेस है, वो सब लोग उस प्रॉपर्टी को सेल और परचेस करने की जो प्रथा है, जो प्रक्रिया है, इन लोगों को वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि ये लोग उस प्रॉपर्टी को सेल या परचेस नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते उसमें। और आई क्या बताता है, आई बताता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज अ टेनेंट। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन 6 है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक टेनेंट को ऑथोराइज करता है क्या करने में, टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। मतलब एक टेनेंट जो है, जो उसके पास राइट है वो प्रॉपर्टी में रहने का, मतलब ऑक्यूपाई करने का, लेकिन उसका जो ऑक्यूपाई करने का और वहाँ पे रहने का जो राइट है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ऐसा अगर कोई राइट है। और क्या है, द फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिफ़ॉल्ट हैज़ बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू। मतलब कोई किसान है जो एक एस्टेट का किसान है और जिस एस्टेट के जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को पेबल होता है ईयर टू ईयर, उसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट आ गया है, मतलब कि रेवेन्यू ड्यू पर गया है, नहीं दिया गया है, और द लीजी ऑफ एन एस्टेट, अगर कोई एस्टेट किसी को लीज दिया गया है तो जिसने लीज लिया है तो वो लीजी है, जो देता है वो लेजर होता है, जो लेता है वो लीजी होता है। तो जिसने लीज लिया है वो, इन तीनों लोग, एक है टेनेंट हैविंग अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, और क्या है, एक फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिफ़ॉल्ट हैज़ बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू, और एक लीजी ऑफ एन एस्टेट under the management of a court of words to assign his interest as such tenant, farmer और leasee। मतलब ये तीनों कंडीशन में ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग अपना जो राइट है, मतलब टेनेंट का राइट है ऑक्यूपाई करने का, ऑक्यूपाई कर मतलब रहने का, और ये किसान जो है इसका राइट है उस प्रॉपर्टी में आई मीन क्या करते हैं, खेती करने का, और लीजी जो है उस प्रॉपर्टी में समझ लीजिए कुछ कोई भी प्रॉपर्टी हो और कैसा भी यूज़ हो, ये सब करने का जो राइट है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो अगले वीडियो में हम सेक्शन 7 से पढ़ेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।